राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भवा अभियान की करेंगी शुरुआत। देहरादून से सीएम धामी और राज्यपाल कार्यक्रम में होंगे शामिल। आयुष्मान भवा एप्लीकेशन होगा लॉन्च। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें जारी। हल्द्वानी में बीजेपी का दूसरा सम्मेलन। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र को लेकर होगी चर्चा। प्रदेश में डेंगू के 80 नए मामले आए सामने। राज्य में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1262 के पार। राजधानी में तेजी से बढ़ते मरीज। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर। राजधानी के कई इलाकों में देर रात से हो रही जोरदार बारिश। 15 सितंबर से के लिए भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर राष्ट्रपति मुर्मू आज आएंगी देहरादून। राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भवा अभियान की करेंगी शुरुआत। कार्यक्रम में सीएम धामी और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। आयुष्मान भवा एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया जाएगा। तो भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंचने वाली हैं। कार्यक्रम में सीएम धामी और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल होंगे। आयुष्मान भवा एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम धामी और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल होंगे। राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भवा अभियान की शुरुआत की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आएंगी देहरादून। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय का रुख करते हैं। विनय, जिस तरह से हम जानते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून पहुंचने वाली हैं, कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी और मुख्य रूप से जो राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भवा अभियान की शुरुआत की जानी है, क्या कुछ खास रहेगा इस कार्यक्रम में? उद्घाटन राष्ट्रपति जो है यहाँ पर करने वाली है। ऐसे में यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि जितने भी यहाँ पर राज्य हैं, राज्यों के जो सीएम है उनको भी इस दौरान वर्चुअल के माध्यम से जुड़ने के लिए जो है यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो इसलिए देखा जाए तो क्या कुछ जो है यहाँ पर आयुष्मान के दौरान जो है रहता है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य की लेकर के अगर बात की जाए तो जो स्वास्थ्य सेवाएं है उसको लेकर के जो है एक बड़ी पहल जो है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ यहाँ पर स्वास्थ्य के हित में किया जा रहा है, जिससे कि हम लोगों को जो है इसका कितना लाभ यहाँ पर मिल पा रहा है। तो एक बड़ी कार्यक्रम का जो आयोजन है इस दौरान यहाँ पर किया गया है, जिसके चलते उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी जो है इस दौरान यहाँ से जो है वर्चुअल के माध्यम से यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। जी, जो जिस तरह से हम जानते हैं एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है जिसमें आयुष्मान भवा, यानी कि ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा और राष्ट्रव्यापी कुछ नया करने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको इसके माध्यम से एक नवाचार किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर खुद जो है राष्ट्रपति जो है यहाँ पर मुर्मू वो यहाँ पर कार्य करने वाले हैं। और जो उद्घाटन की अगर बात करें तो उद्घाटन जो है इस दौरान यहाँ पर किया जाएगा। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो है एक बड़ी पहल जो है इस दौरान यहाँ पर देखी जा रही है, जिसको लेकर के आप खुद देख सकते हैं कि खुद यहाँ पर जो जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल की अगर बात की जाए या फिर ब्लॉक के जो प्रमुख हैं उनको भी इस दौरान जो है यहाँ पर जुड़ने के लिए कहा गया है। तो किस तरीके से जो है स्वास्थ्य सेवाएं इस दौरान यहाँ पर चल रही हैं, कितना लाभ जो है आम जनमानस को यहाँ पर मिल पा रहा है, ये भी अभी जो है यहाँ पर सारी चीजों को लेकर के जो है आगे की जो बात है वो सामने यहाँ पर निकल कर आती है। तो देखा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अगर खास करके उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं पूरी तरीके से जो है काफी अच्छी रही हैं। और आयुष्मान भारत की अगर जो बात की जाए, आयुष्मान कार्ड की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उसके दौरान जो है यहाँ पर उसका जो लाभ है यहाँ पर लोगों को जो है मिल पा रहा है। ऐसे में साफ तौर पर देखा जाए तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है जो दिल्ली में होने जा रहा है उसको लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही जो राज्यपाल है उनको भी जुड़ने के लिए यहाँ पर कहा गया है। जी,
विनय, जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा वर्ग पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, और जिस तरह से आयुष्मान भव एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा उसके माध्यम से जनता तकनीक से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेगी, तो कहीं ना कहीं एक ही बहुत अच्छा कदम है उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उन लोगों के लिए जो तकनीक से दूर हैं या जिन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने में देरी होती हैं। कहीं ना कहीं से ऐप के माध्यम से आसानी से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सकेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है, और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों की भी अगर जो यहाँ पर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र भी जो है इस दौरान यहाँ पर बने हुए हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना जो लाभ है इस दौरान यहाँ पर उनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो है यहाँ पर मिल भी पा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जो है लगातार उत्तराखंड की अगर बात करें या फिर पूरे देश की बात की जाए तो सभी जगह जो है दुरुस्त करने के लिए जो है विचारधारा यहाँ पर तैयार की गई है, और सभी जितने भी आम जनमानस है उन्हीं को इसका लाभ है वो यहाँ पर मिल पा रहा है। जी जी बिल्कुल विनय, तो माना जाए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बेहतर कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। अब इसका कितना फायदा होगा ये तो बेशक आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं देहरादून से अगली बड़ी खबर का, जहां पर प्रदेश में डेंगू के 80 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 1262 के पार हो चुका है डेंगू के मरीजों का आंकड़ा। देहरादून में डेंगू के 23 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें, रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग का महाअभियान लगातार जारी है। तो प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर सियासत भी जारी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सूद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करने के दावे किए जा रहे हैं, लगातार ये बात की जा रही है कि डेंगू के मरीजों का आंकड़ा घटेगा या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर की जा रही हैं, डेंगू पर कंट्रोल पाया जाएगा, लेकिन लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है? जी बिल्कुल, जैसे देखिए जिस तरीके से डेंगू की अगर बात की जाए तो डेंगू जो है पूरी तरीके से उत्तराखंड में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है, जगह जगह फॉगिंग भी की जा रही है, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का जो यहाँ पर कार्य है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। और देखा जा सकता है कि जिस तरीके से खुद यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने भी, और मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो है खुद इस चीज का जो है यहाँ पर संज्ञान ले रहे हैं कि डेंगू पर किस तरीके से जो है विचार मंथन किया जाए और इस पर जो है बढ़ते हुए जो केसेस हैं उन पर लगाम लगाई जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्मार्ट सिटी के तहत जो है इस दौरान देहरादून में कार्य भी चल रहा है, जहां पर जिस तरीके से बारिश भी इस दौरान काफी देखने को मिली थी, और जगह जगह जो जल भराव है वहां पर उसकी स्थिति भी बनी हुई है। तो ऐसे में जो डेंगू का लार्वा है वो साफ पानी में पनपता है, और कहीं ना कहीं सिर्फ एक मच्छर के जगह जगह बैठने से जो है ये जो डेंगू के केसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जी तो कहीं ना कहीं हम इस बात को ऐसे समझें विनय कि लगातार जिस तरह से आपदाग्रस्त क्षेत्र थे, कई जगहों पर भारी बारिश हुई थी, लोग उससे परेशान थे, और अब उसके बाद जो जलभराव हुआ उसमें लगातार डेंगू का जो लार्वा है वो पनप रहा है, उसके कारण लगातार डेंगू का मच्छर बढ़ता जा रहा है, उसके कारण लगातार मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को एक अभियान चलाने की जरूरत है कि समाज में जागरूकता लाई जा सके, और लोग अपने आसपास ही अगर डेंगू का जो लार्वा है जो साफ पानी में पनपता है उस साफ पानी को उसके लिए जागरूक हो जाएं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सुधार लाया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है अब डेंगू को लेकर के 4 दिन का जो है यहाँ पर अभियान चला जाएगा, वहीं से जिसमें कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्त्री हैं यहाँ पर, आशा कार्यकर्त्री जो है उनको भी इस दौरान यहाँ पर स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश दिया है कि वो हर घर जाकर के जो है इस चीज पर अमल करें कि किसके यहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पर जो गमले होते हैं गमलों के अंदर भी पानी रोका रहता है, या कई जगहों पर छत के ऊपर जो है पानी वानी जो है थमा रहता है, तो इससे भी जो है डेंगू का जो लार्वा है, डेंगू का जो मच्छर है वो पनपने की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती है। तो उसको लेकर के यहाँ पर सभी को स्वास्थ्य विभाग के जो इतने भी कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं कि हर घर जाकर के इस चीज की मॉनिटरिंग करें, और जो डेंगू का लार्वा है उसको नष्ट करने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जाए। जी बिल्कुल विनय, एकदम सही बात की आपने कि जिस तरह से प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतनी ही ज़्यादा जनता में इस बात की जागरूकता की भी ज़रूरत है। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे।
श्रम विभाग के मजदूर पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सुध लेने वाले विभाग में कर्मचारी ऑफिस खोलकर गायब हो गए हैं। उत्तरकाशी के जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर मजदूर धरना दे रहे हैं और जिस विभाग के खिलाफ धरना चल रहा है उस विभाग के कर्मचारी ऑफिस में मौजूद ही नहीं हैं। मजदूरों का कहना है कि 1 साल से उनके फॉर्म जमा तो हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। मजदूरों ने आमरण अनशन पर जाने की चेतावनी दी है। कि 1 साल हो गए हमारे, मेरी लड़की की शादी हुई, उसका कागज जमा किए तो उसको कुछ भुगतान नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि हम तभी उठेंगे यहाँ से जब हमारी मांगे पूरे होगी। हमारी मांगे हैं कि मृतक और शादी का और प्रसव का इन्हें हमारे 1 साल पूरे हो गए, उनकी मांगियाँ कोई सुनाई नहीं कर रही सरकार कि हमारे शादी का और मृतक का और प्रसव का इनके मांगियाँ पूरी होनी चाहिए। हम तभी उठेंगे यहाँ से जब हमारी मांगियाँ पूरी होगी। शासन प्रशासन कोई सुनने के लिए वो नहीं हो रखा है, और अगर इसी तरह से अगर सरकार के ये हाल रहे तो हम जो आगे अनशन अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए भी बाध्य होने का। मृत्यु हेतु जो हमारे आवेदन जा रखे हैं, बच्चों की विवाह हेतु आवेदन जा रखे हैं, प्रसूति हेतु आवेदन जा रखे हैं और बच्चों की छात्रवृत्ति के आवेदन जा रखे हैं। और हमारी यही मांगे हैं कि उनको 1-1.5 साल हो गए वहाँ पे शासन में पड़े हुए, और जब तक वो स्वीकृत नहीं होते हैं तब तक वो हम जो वो है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे वो बैठे हैं। श्रम विभाग यहाँ बैठेगा और मजदूरों का पंजीकरण करेगा, लेकिन आज जो है न तो श्रम विभाग का कोई पता है कि कहाँ है और नहीं जो है उनका जो है विधिवत जो है पंजीकरण कहीं रिकॉर्ड है। तो जो भी मजदूर जो है मांग करता है तो वो श्रम विभाग के माध्यम से वो अपनी बात रखने के लिए जो है न्यायोचित मांग रख सकता है। हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई। कनकल थाना क्षेत्र स्थित निजी आश्रम में बुजुर्ग अशोक चड्डा का शव लहूलुहान हालत में मिला। बुजुर्ग की गला रेत कर निर्मम हत्या की गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो दूसरी ओर विष्णु घाट के पास भी 22 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई थी। अभी पुलिस युवक के हत्याकांड से पर्दा उठा नहीं पाई थी कि एक ही दिन में दूसरे हत्याकांड ने पुलिस को चुनौती दे दी। कैंप एरिया है, यहाँ पर डॉक्टर अशोक चड्डा जी रहते थे। यहाँ बीच बीच में आते थे, इनका आवास अन्य जगह भी है। यहाँ पर सुबह आ जाते थे और जनरली शाम को अपने घर वापस चले आते थे, क्योंकि आवास यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कुछ दिनों से उन्होंने किराएदार भी रखा था जो अभी यहाँ पर नहीं है, और इनकी गला काटकर हत्या करने का भी जो मिला है बॉडी के एग्जामिनेशन से, तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर किराए पर रह रहा हो कहीं उसने कोई आपराधिक वारदात को अंजाम ना दिया हो। बाकी एक केयर टेकर भी है, उनके अनुसार ये घटना करीब शाम की है। जब वो वापस आए 2-3 घंटे बाद, तब उनको डेड बॉडी दिखी और पुलिस को सूचना दी गई। तो अभी संदिग्धता के आधार पर जो किराएदार रहा हो, किन परिस्थितियों में यहाँ नहीं है या पहले छोड़ के चला गया जैसा इनका कहना है कि उसको जाना था, और या अन्य किसी ने आकर कोई वारदात करी, तो सभी पहलुओं पर इसमें जांच की जा। हरिद्वार में सेवा योजन विभाग 22 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन करेगा। रोजगार मेले में विप्रो, आईटीसी, पतंजलि जैसी कई बड़ी कंपनियों में 1,500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। मेला MMJN PG कॉलेज में होगा, जिसमें सेवा योजन कार्यालय में रजिस्टर्ड सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे। तिथि 22 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है, और इसका जो कार्यक्रम स्थल होगा वो है SMJN PG कॉलेज रानीपुर हरिद्वार होगा, जिसके लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। इसकी या आसपास के जनपद के जो बेरोजगार युवक युवती हमारे जो उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी हैं, उनको रोजगार देने के लिए विभाग भरसक प्रयास करेगा कि अधिकतम संख्या में हम लोग रिक्तियाँ प्रदान कर पाएं। आवेदन करने के लिए बच्चे को वही बच्चा आवेदन कर सकता है जिस बच्चे का सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हो। उत्तराखंड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में उसका पंजीकरण हो। मसूरी के भट्टा फॉल स्थित एक निजी होम स्टे में 10 तारीख को मिली लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक का नाम कपिल चौधरी है, जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इसके लिए SOG देहरादून सहित 3 टीमों का गठन कर मामले की पड़ताल शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे CCTV के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी भाई बहन हैं।
जिनका नाम कुदरत और अब्दुल्ला है। बता दें कि कुदरत को कपिल 2 साल पहले दिल्ली में मिला था, जहां से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, लेकिन कपिल ने कुदरत से शादी करने से मना कर दिया। जिसके बाद आरोपियों ने कपिल से बदला लेने की सोची और कपिल को हरिद्वार मिलने बुलाया, जहां रात में होटल में सोते समय भाई अब्दुल्ला ने चाकू से गला रेत कर कपिल की हत्या कर दी। घटना के खुलासे के बाद एसएसपी दिलीप कुंवर ने पुलिस टीम को प्रोत्साहन स्वरूप 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। दोनों भाई बहनों ने उसको मारने की योजना बनाई। 7 से 7 बजे के लगभग भट्टा गांव में आए और भट्टा गांव में आकर के जो है रात को उस दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी, गला रेत की हत्या किया। हत्या करने के बाद जो है कपड़े सब उन्होंने जंगल में फेंक दिए, मृतक के भी, होटल के जो चादर वगैरह था उसको, और जो चाकू था उसको भी जंगल में फेंक दिया। और जो गाड़ी, जो उसकी गाड़ी थी स्विफ्ट कार, उसको लेकर के लोग चल दिए। उस गाड़ी को उन्होंने जो है हरिद्वार में एक सुनसान जगह पर जो है, जहाँ पर कि वहाँ एबंडेंट कंडीशन में छोड़ करके वहाँ से दिल्ली निकल गया। तो हमारी टीम फिर जब हम गए तो उसको अरेस्ट कर लिया है, गाड़ी भी हमने रिकवर कर लिया है। खटीमा नगर के एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल की छात्राओं के साथ ड्रेस के नाप लेने के नाम पर छेड़छाड़ और अभद्रता की गई, जिसके बाद आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने स्टाफ के 3 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट तुरंत मौके पर पहुंचे और अभिभावकों को समझा बुझाकर मामला शांत किया गया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। वहीं खटीमा कोतवाली में तैनात एएसआई अशोक कुमार ने बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ और अभद्रता के मामले में तहरीर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 40 सालों से हम काम कर रहे हैं। कई विद्यालयों में हम जाते हैं, सप्लाई देते हैं, काम करते हैं, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है। और जो एकलव्य विद्यालय की शिकायत है वहाँ ऑन कैमरे के सामने नाप हुआ है और उसको फुटेज चेक कर लिया जाए। अगर दोषी है तो उसको, हम भी नहीं चाहते किसी के बच्चे को ऐसे अरेस्ट किया जाए। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, वहाँ पे हमारी छात्राओं के साथ में उनकी ड्रेस की मेजरमेंट के लिए जो टेलर्स गए थे, उनके सामने वहाँ का कुछ स्टाफ भी था। उनकी स्टाफ के होते हुए भी उन टेलरों के द्वारा उन छात्राओं के साथ में बहुत ही ज़्यादा अभद्र अश्लील हरकतें की गई। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे तहरीर देने के लिए आए कि है जो वहाँ पे उपस्थित स्टाफ था उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए एवं उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जो टेलर वहाँ पे गए हुए थे, जिन्होंने ये मेजरमेंट लिया है, उनके साथ भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। टेलरों द्वारा जो भी तथ्य होंगे बुलाए जाएंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे, पूछताछ के लिए बुलाएंगे, जिनका आरोप लगाए उनको बुलाएंगे, बच्चों से पूछताछ होगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें। तो इसमें जब शिकायत प्राप्त हुई तो हम यहाँ पर पुलिस टीम के साथ मौके पर गए और वहाँ पर जांच की हमने हमारे द्वारा। तो सारे छात्राओं के बयान भी पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं और तथा अभिभावकों द्वारा एक तहरीर भी दी गई है थाने में इनके खिलाफ। इसमें प्रथम दृष्टया ये हमारे जो संज्ञान में आया है कि जो ये टेंडर हुए हैं या जो भी कोटेशन बेस में उन्होंने जो अलॉटमेंट किया है ड्रेस बनाने की यूनिफॉर्म, उसका कोई भी अप्रूवल नहीं है और ना ही कोई रजिस्टर मेंटेन है। तो प्रथम दृष्टया यही एक गलत है, इसकी अभी फर्दर हम और जांच करेंगे। साथ ही साथ जो आरोपी शिक्षक हैं उनके खिलाफ जो अभी वर्तमान में जो प्रधानाचार्य जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया था, उनके द्वारा उच्च अधिकारी को उनके निलंबन हेतु संस्तुति कर दी गई हमारे द्वारा। मंगलवार दोपहर थराली विकासखंड मुख्यालय के अटल आदर्श इंटर कॉलेज के मुख्य भवन का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे अपने घरों को जा चुके थे। घटना के बाद खंड शिक्षा अधिकारी, मास्टर आदर्श और लोक निर्माण विभाग के अभियंता, तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचे और भवन के क्षतिग्रस्त भाग का निरीक्षण किया। वहीं घटना के बाद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महिपाल फर्शवान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि छात्र छात्राओं के लिए फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कराई जा रही है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने
और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने के बाद ही विद्यालय परिसर में बच्चों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। छुट्टी का टाइम हो गया था तो बच्चे चले गए थे। बच्चे क्या, पूरा स्टाफ ही चले गया था। आज ब्लॉक रैली भी थी वॉलीबॉल की यहाँ पे, और वो लोग भी लगभग 2 बजे से पहले पहुँच गए थे, चले गए थे कैंपस से, क्योंकि कंप्लीट हो गए थे सारे कंपटीशन। तो जैसे मैं तो पहुँच गया था, जैसे घर पहुँचा तो उसी समय मुझको कॉल आया 2 बजे यहाँ पे जोशी जी हैं हमारे, कि यहाँ पे कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो गिर गई है। तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि देखो इतना, क्योंकि कोई भी सिम्टम्स, कोई ऐसा लक्षण पहले से थे नहीं कि जिसपे हम ये कर सकते हैं कि हाँ ऐसी संभावना है। तो सुनते ही ये नहीं हुआ, फिर मैं तुरंत लौटा, तो उसके बाद देखा ये वाले है। फिर मेरे कई साथियों ने वीडियो भेजी, कॉल करा, तो पहुंचे। तो ये शुक्र ये है कि ये हादसा ऑफ स्कूल के बाद हुआ, अदरवाइज स्कूल के टाइम पे होता तो कल्पना से परे था। बहुत पहले से है, इसमें विभिन्न पत्र जारी हो चुके हैं समय समय पर कि जो भी ऐसे भवन हैं जो जर्जर हैं या जिसमें भी कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी खतरा हो सकता है, उस पर बार बार विभाग सूचना मांगता रहता है। वर्तमान में जितने भी ऐसे भवन हैं उनको आपदा में प्रस्तावित किया गया है। उनमें जो भी निर्माण कार्य किया जाना है या उसमें सुधार मरम्मत की जानी है, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। और थराली इंटर कॉलेज की बिल्डिंग में ऐसा कोई संभावना नहीं थी कि ये किसी भी तरह से कमज़ोर है, मजबूत बिल्डिंग थी। लेकिन जिस तरह से गिरी है, और विद्यालय समय के बाद कोई छात्र नहीं था, कोई अभिभावक, अध्यापक इत्यादि ने कोई नहीं था, इस प्रकार से सभी की जान बच गई। ये बहुत बड़ी एक भाग्य की बात है। और हम प्रयास ये करेंगे कि इसको पूरी तरह से विद्यालय को, इस भवन को बंद कर दिया जाए और कोई भी छात्र, कोई भी स्थानीय जनता यहाँ पे ना आए, और विद्यालय भवन का भूगर्भीय सर्वेक्षण होने के बाद ही इसे पुनः खोला जाएगा। पूर्व यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने एक नई पार्टी का गठन कर लिया है। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के गठन होने से उत्तराखंड लोक क्रांति दल का दामन छोड़ कई कार्यकर्ता शिव प्रसाद सेमवाल के साथ जुड़ गए। इस पार्टी का उद्देश्य प्रदेश की मुसीबतों से प्रदेश की जनता को निजात पहुंचाना है और उसी राह पर यह पार्टी आगामी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेगी। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि प्रथम चरण में नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। उसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालय में छात्र संघ के इलेक्शन में भी मुख्य रूप से हमारी पार्टी की भूमिका रहने वाली है। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी भी जल्द हमारी पार्टी शुरू कर देगी और उत्तराखंड की 5 विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारेगी। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी है, तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसी रीजनल पार्टी है जिसकी एक राष्ट्रवादी सोच है, और हमारा ये साफ साफ मानना है कि राज्य सेवा से ही राष्ट्र सेवा सही हो सकती है। जो व्यक्ति अपने राज्य से, अपने प्रदेश से प्रेम नहीं कर सकता, वो अपने राष्ट्र से और देश से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के जो बेसिक कोर इशूज़ हैं वो हमारी प्राथमिकता में है। प्रदेश के तमाम उदाहरणों को लेकर के हमने ये बात देखी है कि गठबंधनों का कोई भी इतिहास जो है सुखद नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग किसी भी तरीके से, चाहे एक सीट भी आए या कभी बहुमत के लिए एक सीट की भी कमी पड़े, हम लोग किसी भी हालत में ना तो दिल्ली में गठबंधन करेंगे ना प्रदेश में गठबंधन। बद्रीनाथ धाम से 22 किलोमीटर की दूरी पर सतोपंथ सरोवर बना हुआ है, जिसे काफी पवित्र माना जाता है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री सतोपंथ सरोवर की यात्रा पर निकलते हैं। मौसम साफ होने के बाद इस यात्रा ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। माना जाता है कि इस झील के तीनों कोनों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तप किया था। पांडवों ने स्वर्ग जाने के रास्ते में इसी पड़ाव पर स्नान और ध्यान लगाया था। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। इस समय हम बद्रीनाथ धाम से 21 किलोमीटर दूर सत्यपथ यानी सतोपंथ झील के ठीक सामने हैं। जहाँ तक सतोपंथ के ठीक सामने आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने स्वर्गारोहणी पर्वत है। स्वर्गारोहणी पर्वत पर जब पांडव जो है हिमालय की तरफ आए थे, तो यही स्वर्गारोहणी है। यहीं से जो है धर्मराज युधिष्ठिर जो है स्वर्ग के लिए जो है स्वर्ग से रथ आए थे, और इससे ही वो स्वर्ग को गए थे। उनके साथ में एक श्वान भी गया था, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे जो है श्रद्धालु भी यहाँ पे आते हैं आस्था की डुबकी। और नीचे जो मेरे ठीक सामने आप देख रहे होंगे कि ये जो सतोपंथ ताल है, त्रिकुंड है, ब्रह्मा विष्णु का निवास यहाँ पे साक्षात है। इसके दर्शन करते हैं, इसके पूजा अर्चना करके ही लोग यहाँ पे अपने पुण्य कमाते हैं, और स्वर्गारोहणी भी कही जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।